होंगे चुनावी वादे, क्या हैं सियासतदारों के इरादे। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भारतीय पारधी के प्रचार में बालाघाट पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने देर शाम नगर के काली पुतली चौक स्थित चुलबुल चाय सेंटर में चाय बनाई और पत्रकारों से चाय पर चर्चा की। वरिष्ठ नेता हमारे वरिष्ठ साथी गौरी भाऊ जी हैं। इस लोकसभा की संयोजक और इनके लोग गठबंधन कर रहे हैं, पर चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, यदि उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कितनी गैर जवाबदार पार्टी है। और हम इससे खुश नहीं हैं, हम इससे नाखुश हैं कि अगर देश का विपक्ष की ऐसी स्थिति हो कि वह नामांकन फॉर्म ढंग से नहीं भर सके, तो इससे तो डेमोक्रेसी कमजोर होगी। और हमारा ऐसा मानना है कि विपक्ष इतना समझदार होना चाहिए कि कम से कम अपना चुनावी फॉर्म को तो बहुत अच्छी तरीके से भर सके। एक बात कहता हूं कि न्यूयॉर्क से अच्छे एयरपोर्ट हमारे देश के अंदर है आज की तारीख में। ये डेवलपमेंट है, न्यूयॉर्क से अच्छे। आप हैदराबाद को देख लो, आप दिल्ली का एयरपोर्ट देख लो, आज मुंबई का एयरपोर्ट देख लो, अब बेंगलोर का एयरपोर्ट देख लो। वर्ल्ड क्लास, अंडरलाइन करना इसको, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है हमारे। दुनिया में ऐसे बहुत कम एयरपोर्ट है जैसे हैदराबाद और बेंगलोर के। ये भारत दिखता है साहब, ये नया भारत दिखता है, और ये सिर्फ 10 वर्षों में हुआ। होगा भी है। और एक हमारे मित्र मंत्री की यहाँ पर हत्या भी हुई थी। नक्सलवाद भी कम हुआ है और आतंकवाद भी कम हुआ है। मतलब देश की आंतरिक शक्ति भी बढ़ी है, बाह्य शक्ति भी बढ़ी है, सेना भी मजबूत हुई है। देश के अंदर 70% कम नक्सलवाद और आतंकवाद की घटनाएं हुई है मोदी जी के राज में। कुल मिलाकर मैंने एक छोटा सा खाका आपके सामने रखा है। आप यदि और कुछ पूछना चाहे तो स्वागत होगा। मैं हंस सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बताइए, ममता जी अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा कहती है तो उनके बारे में कोई क्या कहेगा। मैं महिला शक्ति का बहुत सम्मान करता हूं और ममता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए। पर संदेश खली की जो घटना है, और संदेश खली के अंदर आपको याद होगा, आप लोगों ने भी शायद टीवी पे दिखाया होगा, ये संदेश खली वही स्थान है जहां पर मुझ पर हमला हुआ था, और वो आज सारे टीवी ने दिखाया था। मुझे 2000 लोगों ने घेर लिया था, सब टीवी ने दिखाया था। और उस पे आज तक किसी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। मेरी गाड़ी फोड़ दी, मेरे लोगों को मारा, मेरी सिक्योरिटी ने बचा लिया, पर आज तक किसी को मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो ये वहां पर हत्या होना, बलात्कार होना और रिपोर्ट नहीं लिखना, ये वहां की आम बात है। इसलिए अब वो कुछ बोलती है तो कौन जहरीला है, जनता जवाब दे देगी। आज बिजली भी दिख रही है आपको। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और बिजली में आज देखिए, ऐसा है, मेरा ख्याल है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोग सोच भी नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री जब स्वच्छ भारत के शौचालय बनाने की बात कर रहे थे, तो मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि हम जब यहाँ प्रचार करने आए थे, गांव जाते थे शाम के वक्त, तो लाइन से महिलाएं बैठी होती थी, जैसे हमारी गाड़ी आती थी सब खड़ी हो जाती थी। ये सीन मैंने तो देखा है। आज शौचालय जिसको प्रधानमंत्री ने इज्जत घर नाम दिया, आज हर घर में बन गया। मतलब बात बहुत छोटी है, पर
बात बहुत बड़ी है। लोगों ने देश का प्रधानमंत्री सोचने की बात कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात कर रहा है, पर आप ट्रेन में घूमिए, उस समय घूमते थे और आज घूमते हैं, एक जबरदस्त परिवर्तन दिखाई देता है। आप स्टेशन पे जाइए, स्टेशन पे घुसते ही बदबू आती थी, आज आपको क्लीननेस दिखती है। तो धीरे धीरे, मुझे याद है मैं 2000 में पहली बार विदेश गया, और देखिए आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद जी, मैं प्रहलाद जी के चुनाव में 99 में हुआ था शायद, मैं 20 दिन यहाँ पर रहा था, और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा रेस्टोरेंट भी नहीं था जहाँ पर बैठ के चैन से भोजन कर सकें बालाघाट में। आज बालाघाट का डेवलपमेंट देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये कहना कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक मिनट मेरी बात पूरी जल्दी, मैंने आपका प्रश्न पूरा सुना। मैं इस बात से आपकी असहमति प्रकट करता हूं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट सिर्फ बालाघाट नहीं, मैं कटंगी, वारासिवनी, मतलब जहां जहां भी गया, कहां कहां हो गया है अभी मैं, तो यहाँ सब दूर मुझे एक बहुत जबरदस्त चेंज दिखा है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है और आगे भी डेवलपमेंट होगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से, जब से मोदी जी ने बागडोर संभाली है, तो हमारा एजेंडा ही डेवलपमेंट का है। लोग भले हम पे कितना भी आरोप लगाए कि ये मंदिर वाली पार्टी है, ये फलानी पार्टी है, पर देश ने डेवलपमेंट देखा ही 2014 के बाद। मतलब मुझे याद है, मैं बस से दौरे पे आता था तो सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ युवा मोर्चे के जब प्रवास पे आता था तो मैं 4 दिन का समय बनाता था कि 4 दिन में मैं जाऊं बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ से फिर जबलपुर। जैसे 4 या 5 दिन लगते थे मुझे, बस से हम जाते थे। आज हम 1 दिन के अंदर जबलपुर, बालाघाट, सिवनी सब करके और वापस निकल जाते हैं। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की किसने दिया, कभी आप सोचिए। अरे आप, मैं एक एक गिनाता हूँ आपको, सब में आप बोलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे। बहुत उपेक्षित रहा था मैं, चूंकि शहर का बासिंदा हूं। मैं 83 में पार्षद था। 83 में मध्य प्रदेश की अर्बन एरिया की पॉपुलेशन सिर्फ 17%, आज 36%। इसलिए यहाँ के लिए प्लान बनना चाहिए, वो प्लान बने भी हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 2014 के पहले वाली सरकार की तुलना में अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए 10 टाइम्स बजट दिया है। इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, 10 टाइम्स बजट दिया है। राज्य सरकार की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि केंद्र सरकार के बजट में मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार की, तो हमारा बजट भी लगभग 5 टाइम्स बड़ा है। तो अर्बनाइजेशन की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी को हम डेवलप करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसमें दो मत नहीं है कि ये अर्बन एरिया हमेशा उपेक्षित रहा। हमेशा राजनीतिक दलों ने समझा कि वोट खाली ग्रामीण क्षेत्र से ही मिलते हैं और ग्राम की तरफ लोगों का ध्यान था। बाकी अब शिक्षा का जिस प्रकार विस्तार हो रहा है तो गांव के लोग अब शहर की ओर बढ़ रहे हैं और अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अर्बन समस्याएं बढ़ती जा रही, उसके निराकरण के लिए सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार भी सोच रही है और हम भी सोच रहे हैं। वो तो है नहीं, चर्चा तो जब हम बैठेंगे तो अभी तो राजनीति की ही होगी। पर मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस 10 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल को देख लें और उसके पहले के कार्यकाल को देखें आप, तो मैं 2-3 उदाहरण प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में देश की बागडोर देश की जनता ने यूपीओ को सौंपी थी।
तो 2004 में इस देश का बजट साइज लगभग 6.5 लाख करोड़ था और देश की जीडीपी 8.3 थी। 2004 से 2014 तक इस देश का बजट साइज 13 लाख हुआ लगभग, और देश की जीडीपी 4 हो गई, 4.2, मतलब एकदम आधी हो गई। मतलब हमारी जो आर्थिक ग्रोथ है वो आधी हो गई और बजट का साइज डबल हो गया। यदि 2014 से हम 2024 की बात करें तो 2024 में आज की तारीख में हमारे बजट का साइज है 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़, और हमारे देश की जीडीपी है 7.9। अभी दुनिया की जितनी भी रेटिंग एजेंसी, चाहे मूडी हो चाहे एडीबी हो, सबका ऐसा मानना है कि हमारे देश की जीडीपी जो आर्थिक ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है। अगली 3 माही में हम लोग लगभग 8.3 से भी ऊपर जाने वाले हैं। यदि हम दुनिया के विकसित देशों की बात करें, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, इन सब की जीडीपी लगभग 5 से नीचे, हाईएस्ट 5 है। तो दुनिया के अंदर यदि किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो वो भारत है। और यही रेटिंग एजेंसी का ऐसा मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। मतलब हमारा बजट साइज इतना हो जाएगा कि हम 2030 में हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे, और जो 3 आर्थिक शक्ति होगी, अमेरिका, चाइना और भारत, हम इस तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में ग्रोथ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश की प्रगति, देश की ग्रोथ, उसका एक सिंबॉलिक और बताता हूं मैं आपको। स्वतंत्रता के बाद देश में हमेशा ही गरीबी रेखा से जीने वालों की संख्या बढ़ी है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद से देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या बढ़ी है, पर इन 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। जो गरीबी रेखा के मानदंड है उनसे ऊपर आ गए, उनका पक्का मकान बन गया, उनकी आर्थिक प्रगति हो गई। ये देश में पहली बार हुआ है कि गरीबों की संख्या कम हुई। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन सामाजिक रूप से भी आया, देश की आर्थिक समृद्धि भी हुई है। और एक और बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर आप लोग बड़े प्रश्न पूछ लीजिए। अभी दुनिया की सेनाओं की ताकत कितनी है, तो एक रेटिंग एजेंसी ने दुनिया की सारी सेनाओं की ताकत कितनी है, तो भारत सर्वश्रेष्ठ 3 सेनाओं में से एक है भारत, जो कि एयर स्ट्राइक भी करती है और सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है। ये क्षमता भारत के अलावा 2-3 देशों में और है। तो भारत अभी अंदर से भी ताकतवर हुआ। चूंकि ये बालाघाट है तो मैं एक मिनट और छोड़ के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि इस देश के अंदर 2 समस्याएं बहुत 2014 से पहले जबरदस्त थी। एक थी आतंकवाद, दूसरा है नक्सलवाद।